नमस्ते, फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तां, अंटार्कटिका की रहस्यमयी जगह जहां कोई नहीं जा सकता। हाँ, बिल्कुल। अंटार्कटिका नाम सुनते ही एक अजीब सी कपकपी, एक सन्नाटा सा महसूस होता है ना? हाँ, बिल्कुल। धरती की सबसे अलग थलग, सबसे ज्यादा बर्फीली जगह और शायद शायद सबसे कम समझी गई। बिल्कुल। एक विशाल सफेद रेगिस्तान, मीलों तक बस बर्फ ही बर्फ, और उस बर्फ के नीचे उफ, कौन जाने क्या-क्या राज दबे पड़े हैं। और यही यही तो बात है ना। इतना बड़ा एरिया, दुनिया से इतना कटा हुआ, वहां तो मतलब कुछ भी हो सकता है। मैंने सुना वहां फोरबिडन जोन्स है, हाँ, ऐसी जगह जहां जाने की बिल्कुल मनाही है। कुछ लोग तो कहते हैं यूएफओ बेस है, एलियंस रहते हैं। क्या चक्कर है ये सब? यही सब बातें मिलकर अंटार्कटिका को इतना मिस्टीरियस बनाती हैं। देखो, कुछ बातों में सच्चाई है, हाँ। तो कुछ कुछ बिल्कुल कहानियां हैं। अच्छा। हाँ, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ साइंटिफिक पेपर्स भी हैं और कुछ क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स भी, जो इस बर्फीली दुनिया के अलग-अलग पहलुओं पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। बढ़िया। तो कोशिश करेंगे इन फॉरबिडन जोन्स का सच जानने की। वहां जो मिलिट्री की मौजूदगी है उसकी बात करेंगे। वो जो पिरामिड वाली कहानी है ना, हाँ हाँ, पिरामिड। उनको भी देखेंगे। और कुछ असली साइंटिफिक पहेलियां भी हैं जो वाकई हैरान कर देती हैं, उनको भी समझेंगे। बहुत दिलचस्प। तो ठीक है, शुरू करते हैं इन फॉरबिडन जोन से। क्या ये सच में किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म जैसा सीन है कि भाई कुछ इलाके हैं जहां लिखा है आगे जाना मना है, पर बर्फ में? हाँ हाँ, जेम्स बॉन्ड जैसा तो नहीं कहूंगी, पर हाँ, पाबंदियां तो है। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी पेचीदा है। देखो, 1959 में ना एक बहुत जरूरी अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था, अंटार्कटिक ट्रीटी। अच्छा, 1959 की ट्रीटी। हाँ। इस संधि में साफ कहा कि भाई अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं है, ये पूरी जगह विज्ञान और शांति के लिए है। यहाँ कोई फौजी अड्डा नहीं बनेगा, कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं होगी, मतलब पूरी तरह से साइंस के लिए। तो फिर अगर संधि ये कहती है तो फिर ये फौजी अड्डों या फॉरबिडन जोन वाली बात आई कहाँ से? मतलब ये संधि सिर्फ कागज पर है क्या? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। संधि अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर जमीन पर जो हकीकत है वो थोड़ी अलग दिखती है। कैसे? कई बड़े देश वो संधि के वैज्ञानिक रिसर्च वाली आड़ में ना वहाँ काफी बड़े बड़े स्टेशंस चला रहे हैं, और उनका जो नेचर है वो काफी हद तक मिलिट्री या कह लो सेमी मिलिट्री जैसा है। ओह, मतलब कहने को रिसर्च लैब पर असल में कुछ और। हाँ, कुछ वैसा ही। उनकी कैपेबिलिटी, उनकी गतिविधियां वो सिर्फ रिसर्च से कहीं ज्यादा लगती हैं। अच्छा, कौन से देश हैं ये और क्या करते हैं वहाँ, जरा बताओ। सबसे बड़ा उदाहरण तो है अमेरिका का मैकमर्डो स्टेशन। अरे वो तो अंटार्कटिका में एक छोटा मोटा शहर ही समझ लो। शहर बर्फ पर? हाँ, ऑफिशियली तो ये नेशनल साइंस फाउंडेशन का रिसर्च बेस है, पर इसको चलाने में, ऑपरेट करने में यूएस मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ है। उनके हवाई जहाज, उनके लोग, उनका सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट सब मिलिट्री का है। और रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि उनकी जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज है वहाँ, मतलब निगरानी रखने की क्षमता, वो बहुत ही एडवांस्ड है। निगरानी? इतनी बर्फीली वीरानी में किसकी निगरानी? पेंगुइन्स की? या फिर किसी और की? और इनका इंटरेस्ट किस चीज में है? सिर्फ साइंस में तो नहीं लगता? एग्जैक्टली, सवाल यही उठता है। सिर्फ साइंस तो नहीं लगता। देखो, एक तो है जियोपॉलिटिक्स, मतलब वो जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां अपना कंट्रोल, अपना दबदबा बनाए रखना। हाँ, लोकेशन तो है। फिर वहां संभावना है कीमती कुदरती खजानों की, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। या शायद शायद बर्फ के नीचे तेल और गैस के भंडार भी दबे हों, कौन जाने। ओह, तो ये जो एडवांस सर्वेलेंस है, हो सकता है ये दूसरे देशों की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए हो, या शायद उन छुपे हुए खजानों पर, क्या पता। ये तो मतलब रिसर्च की आड़ में काफी सीरियस गेम चल रहा है। अच्छा, और रूस का क्या सीन है? उनका वो वोस्तोक स्टेशन भी तो काफी मशहूर है। हाँ, वोस्तोक स्टेशन, वो भी एक बड़ा रिसर्च हब है, लेकिन उसका कंट्रोल ऐतिहासिक रूप से रशियन मिलिट्री के पास रहा है। और वो जगह भी मतलब स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी जियोमैग्नेटिक पोल के पास है। अच्छा। और ऊपर से वो दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से है। धरती का सबसे कम टेम्परेचर वहीं रिकॉर्ड हुआ था। तो जाहिर है उनके पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी तो होगी ही। तो फिर वही सवाल। हाँ, फिर वही सवाल, क्या वो सिर्फ मौसम और बर्फ की रिसर्च कर रहे हैं, या पर्दे के पीछे कोई और ही स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है?
खासकर ये देखते हुए कि वो स्टेशन लेक वॉशटॉक के ठीक ऊपर है। उसकी बात हम करेंगे आगे। हाँ, लेक वॉशटॉक, बिल्कुल। अच्छा, और आजकल तो चीन और भारत भी काफी एक्टिव हो गए वहाँ, ऐसा सुना है मैंने। बिल्कुल सही सुना है। पिछले कुछ सालों में चीन ने तो अंटार्कटिका में अपना प्रेजेंस जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। उनका जो कुनलून स्टेशन है डोम ए जैसी बहुत ऊंची जगह पर, हाँ, डोम है। उसे एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव माना जाता है। भारत के भी अपने रिसर्च स्टेशंस हैं, मैत्री, भारती। तो इससे एक्सपर्ट्स के बीच ये बहस छिड़ गई है कि क्या ये सब भविष्य के संसाधनों पर अपना दावा जताने की तैयारी है। क्या अंटार्कटिका 21वीं सदी का नया ग्रेट गेम बनने वाला है, जहां देश रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक बढ़त के लिए एक दूसरे से होड़ करेंगे। तो क्या यही बेस, यही स्टेशन असली फॉरबिडन जोन है, जहां आम इंसान नहीं जा सकता, या कुछ और भी है? देखो, इन बड़े अड्डों के आसपास तो सुरक्षा घेरा होता ही है, जहां आम लोगों का जाना मना होता है, ये तो है। लेकिन कुछ इलाके सच में प्रतिबंधित या रिस्ट्रिक्टेड है, पर उनके कारण ज्यादातर वैज्ञानिक या पर्यावरण से जुड़े हैं, कॉन्स्पिरेसी वाले नहीं। अच्छा, जैसे कुछ खास इलाके हैं जिन्हें स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं। वहाँ का इकोसिस्टम बहुत नाजुक होता है, कोई खास तरह की काई या लाइकेन या बहुत छोटे जीव हो सकते हैं, तो रिसर्च खराब ना हो जाए इसलिए वहाँ एंट्री बहुत ही लिमिटेड होती है। कुछ इलाके ऐतिहासिक जगह हैं और कुछ जगहों पर बहुत सेंसिटिव वैज्ञानिक उपकरण लगे होते हैं, तो वहाँ इंसानी दखलंदाजी से बचाने के लिए जाना मना होता है। लेकिन एक्सपर्ट, ये सब तो ठीक है, पर क्या हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि हमें सब कुछ पता है जो वहां हो रहा है? वो जो ट्रीटी है वो पारदर्शिता की बात करती है कि देश बताएंगे वो क्या कर रहे हैं, पर इतना बड़ा महाद्वीप, इतनी मुश्किल कंडीशंस, क्या वहां कुछ छुपाना बहुत आसान नहीं है? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। देखो, संधि इंस्पेक्शन की इजाजत तो देती है, पर अंटार्कटिका का साइज सोचो, यूरोप से भी बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। हर बेस, हर दूर दराज के कैंप को जाके चेक करना ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है, और सैटेलाइट से भी बर्फ के नीचे क्या चल रहा है ये देखना बहुत मुश्किल है। तो हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि इस विशाल बर्फीली चादर के नीचे बहुत कुछ ऐसा हो रहा हो जो हमें नहीं पता। द पोटेंशियल फॉर सीक्रेसी इज इमेंस। बहुत गुंजाइश है छुपाने की। सही कहा। ये बेस और पॉलिटिक्स वाली बात तो समझ आती है, थोड़ी डरावनी भी है, लेकिन जो सबसे वाइल्ड कहानी मैंने सुनी है वो है अंटार्कटिका के पिरामिड्स की। बर्फ के नीचे दबे हुए पुराने पिरामिड्स। क्या ये सच है? क्या वहां कोई खोई हुई सभ्यता थी, या फिर भाई एलियंस? पिरामिड्स, हाँ, वो कहानी इंटरनेट की दुनिया में तो ये एक एवरग्रीन मिस्ट्री है ना? 2012 के आसपास जब कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई, इन तस्वीरों में अंटार्कटिका का एक इलाका है क्वीन मॉड लैंड। वहां बर्फ से बाहर झांकती हुई कुछ अजीब सी नुकीली तिकोनी आकृतियां दिखीं। और उनका शेप, अरे बिल्कुल मिस्री के पिरामिड जैसा। हाँ, मैंने देखी है वो तस्वीरें। सच में एकदम परफेक्ट पिरामिड शेप लगता है उनका। ये कैसे हो सकता है नेचुरली? मुझे तो बड़ा कन्विंसिंग लगा था वो। बिल्कुल। और जैसे ये तस्वीरें आई, बस पूछो मत, इंटरनेट पर थ्योरीज की बाढ़ आ गई। अटलांटिस की खोई हुई सभ्यता, प्राचीन एलियंस का अड्डा, अटकलों की कोई सीमा ही नहीं थी। हाँ। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इन आकृतियों को ध्यान से जांचा, परखा, तो एक ज्यादा सीधी साधी और वैज्ञानिक वजह सामने आई। क्या मतलब? वो असली पिरामिड नहीं है, फिर क्या है वो? वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं, चट्टाने हैं, जिन्हें नूनाटाक्स कहते हैं। नूनाटाक्स, ये क्या होता है? नूनाटाक मतलब मूल रूप से एक पहाड़ या चट्टान की चोटी होती है जो अपने चारों ओर की बर्फ की चादर या ग्लेशियर से ऊपर निकली हुई होती है। अच्छा। अब सोचो, जब ऐसी चोटी पर हजारों लाखों साल तक बर्फ, हवा, कटाव अपना काम करते हैं, तो उसके किनारे एकदम शार्प, नुकीले हो सकते हैं। और जब सैटेलाइट से एक खास एंगल और रोशनी में उनकी तस्वीर ली जाती है, तो वो बिल्कुल इंसानों के बनाए पिरामिड जैसे दिख सकते हैं। लेकिन इतने परफेक्ट एंगल प्रकृति ऐसे कैसे बना सकती है? कटाव से तो आमतौर पर गोल शेप बनते हैं ना? आमतौर पर हाँ, लेकिन ग्लेशियर का कटाव, मतलब बर्फ की नदियों का घिसाव, वो बहुत शार्प नुकीले आकार भी बना सकता है। अच्छा। हाँ, जब बड़े बड़े ग्लेशियर खिसकते हैं ना, तो वो अपने नीचे की चट्टानों को तोड़ते फोड़ते घिसते हुए चलते हैं। इस प्रक्रिया में कभी कभी हैरानीजनक रूप से सीधे किनारे और सपाट सतह बन जाती हैं। इनको जियोलॉजी में पिरामिडल पीक्स
या हॉर्न्स भी कहते हैं। जैसे एल्प्स पहाड़ों में मैटरहॉर्न है, वो इसका क्लासिक उदाहरण है। ओह, मैटरॉन। हाँ, तो अंटार्कटिका में ऐसा होना बिल्कुल संभव है। और वो पेरिडोलिया वाली बात, वो क्या चीज़ है? हाँ, पेरिडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक आदत है। हम अक्सर बेतरतीब चीजों में या पैटर्न्स में जाने पहचाने आकार या चेहरे ढूंढ लेते हैं। हाँ, जैसे बादलों में जानवर दिखना बिल्कुल। या टोस्ट पर किसी की शक्ल दिख जाना। तो जब हम सैटेलाइट तस्वीर में एक तिकोना आकार देखते हैं, हमारा दिमाग फौरन उसे पिरामिड समझ लेता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक जाना पहचाना शेप है। इसमें कभी कभी सैटेलाइट इमेज की कम रेजोल्यूशन या प्रोसेसिंग की गड़बड़ियों का भी हाथ हो सकता है, जिनसे नकली पैटर्न बन जाते हैं। ओके, ठीक है, मान लिया कि ये नेचुरल हो सकता है, पर फिर भी ये कहानी इतनी पॉपुलर क्यों है? लोग आज भी क्यों गूगल करते हैं अंटार्कटिका पिरामिड्स? क्योंकि रहस्य हमें खींचता है। एक खोई हुई सभ्यता का आइडिया या बर्फ के नीचे दबे प्राचीन राज का ख्याल, ये सब सुनने में बहुत रोमांटिक और एक्साइटिंग लगता है ना। हाँ, वो तो है। हम सोचना चाहते हैं कि दुनिया में अभी भी कुछ अनोखा, कुछ अनदेखा बाकी है। और कभी-कभी विज्ञान के जो स्पष्टीकरण होते हैं, वो इन रोमांचक थ्योरीज के सामने थोड़े बोरिंग से लगते हैं। हाँ, लेकिन सच यही है, आज तक अंटार्कटिका में किसी भी इंसान के बनाए प्राचीन पिरामिड का कोई ठोस पुरातात्विक या भूवैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। जिन पिरामिड्स की जमीन पर जाकर जांच हुई, वो प्राकृतिक चट्टानें ही निकली। ठीक है, तो पिरामिड्स शायद मिथ ही हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अंटार्कटिका में असली रहस्य नहीं है। आपने लेक वोस्टॉक का जिक्र किया था बीच में, वो क्या चीज है? वो तो असली है ना? हाँ, बिल्कुल असली। अब आते हैं एक ऐसे रहस्य पर जो किसी साइंस फिक्शन नॉवल से कम नहीं, लेकिन 100% हकीकत है। लेक वोस्टॉक। लेक वोस्टॉक? ये अंटार्कटिका का सबसे बड़ा और शायद सबसे हैरतअंगेज वैज्ञानिक राज है। जरा सोचो, जहां हम खड़े हैं वहां से 4 किलोमीटर नीचे। 4 किलोमीटर? हाँ, 4 किलोमीटर मोटी ठोस बर्फ की चादर के नीचे ताजे पानी की एक विशाल झील छिपी हुई है। झील 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे, ये कैसे मुमकिन है? वहां तो सब कुछ पत्थर जैसा जमा हुआ होना चाहिए ना इतनी ठंड में। यही तो कमाल है। लेक वोस्टॉक दुनिया की सबसे बड़ी सबग्लेशियल झीलों में से एक है। सबग्लेशियल मतलब ग्लेशियर के नीचे। इसका एरिया करीब 15,000 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब दिल्ली एनसीआर से भी बड़ा। बाप रे। और कुछ जगहों पर ये 500 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। इसको ऊपर की मोटी बर्फ की परत इंसुलेट करती है, मतलब गर्मी बाहर नहीं जाने देती। और शायद धरती के अंदर की गर्मी, जियोथर्मल हीट, नीचे से इसे पिघलाकर लिक्विड रखती है। अच्छा। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये झील पिछले कई लाख सालों से, शायद 1.5 करोड़ साल से ऊपर की दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। एक छिपा हुआ संसार जो वक्त में जम गया है। 1.5 करोड़ साल? मतलब वहां जो कुछ भी होगा वो बाकी दुनिया के जीवन से बिल्कुल अलग तरीके से विकसित हुआ होगा। एग्जैक्टली। यही वो चीज है जो वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा रोमांचित करती है। लेक वोस्टॉक एक अनोखी कुदरती प्रयोगशाला है एक्सट्रीमोफाइल्स का अध्ययन करने के लिए। एक्सट्रीमोफाइल्स, ये क्या होता तो है? एक्सट्रीमोफाइल्स वो जीव होते हैं जो बहुत ही कठिन, एक्सट्रीम हालात में पनपते हैं। इस केस में बेइंतहा ठंड, पानी का तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, बहुत ज्यादा दबाव, हवा के दबाव से 400 गुना ज्यादा, पूरा अंधेरा और पोषक तत्वों की कमी। बाप रे। तो सवाल यह है कि क्या ऐसे हालात में जीवन पनप सकता है, और अगर हाँ, तो वो कैसा होगा? क्या वहां ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे? ये तो सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो क्या वैज्ञानिक इस झील तक पहुंच पाए? क्या हमें पता है वहां क्या है? रूसी वैज्ञानिक वोस्तोक स्टेशन से, जो इस झील के ठीक ऊपर बना है, दशकों से बर्फ में ड्रिलिंग कर रहे हैं इस झील तक पहुंचने के लिए। और 2012 में उन्होंने आखिरकार बर्फ की उस मोटी परत को भेदकर झील के पानी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। अरे वाह। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया बहुत विवादों में रही है। विवाद क्यों, क्या हुआ? सबसे बड़ा डर है कंटामिनेशन का, यानी प्रदूषण का। जरा सोचो, एक इकोसिस्टम जो लाखों सालों से बंद पड़ा है, अगर हमारी ड्रिलिंग मशीन का केमिकल या सतह के बैक्टीरिया वहां पहुंच गए, हाँ। तो हम अनजाने में ही वहां के अनोखे जीवन को तबाह कर सकते हैं, इससे पहले कि हम उसे समझ भी पाएं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। इसीलिए इस ड्रिलिंग में बहुत ही सख्त
स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं, बहुत साफ सफाई रखी जाती है। ड्रिल को झील के पानी में घुसने से ठीक पहले रोक दिया गया था। फिर झील के पानी के दबाव से वो पानी खुद ऊपर बोरहोल में आया, जिससे इकट्ठा करके जांचा गया। अच्छा, तो क्या मिला उस पानी में या उसके ऊपर जमी बर्फ में? सीधे पानी के सैंपल अभी भी बहुत कम है और उनकी जांच चल रही है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उस बर्फ की जांच की है जो झील के ठीक ऊपर जमी है, मतलब वो बर्फ जो झील के पानी के जमने से बनी है। इसे एक्रीटेड आइस कहते हैं। हाँ हाँ। उस एक्रीटेड आइस में कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें मिली हैं। मीथेन और सल्फाइड जैसे केमिकल कंपाउंड्स मिले हैं, और सबसे ज्यादा रोमांचक बात, इस बर्फ में माइक्रोबियल डीएनए के निशान मिले हैं। डीएनए मतलब जीवन का सबूत? वहां सच में कुछ जिंदा है? ये एक बहुत मजबूत संकेत है। डीएनए की सीक्वेंस बताती हैं कि वहां शायद अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया और आर्किया मौजूद हो सकते हैं। बैक्टीरिया? इतनी ठंड में? हाँ, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हो सकते हैं जो साइक्रोफिलिक हैं, मतलब जो भयानक ठंड में भी एक्टिव रहते हैं। उनके अंदर शायद खास तरह के एंटी फ्रीज प्रोटीन होते हैं जो उन्हें जमने से बचाते हैं। कमाल है। पर वो इतने अंधेरे में बिना सूरज की रोशनी के जिंदा कैसे रहते हैं? एनर्जी कहां से लाते हैं? यही तो एक और हैरत अंगेज सवाल है। ऐसा लगता है कि ये जीव फोटोसिंथेसिस पर निर्भर नहीं करते, मतलब सूरज की रोशनी से ऊर्जा नहीं बनाते। वो शायद कीमोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेसिस वो क्या होता है? मतलब वो झील के पानी में घुले हुए मिनरल्स और केमिकल से, जैसे सल्फर कंपाउंड्स या मीथेन से, अपनी ऊर्जा खींचते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गहरे समंदर में ज्वालामुखी के मुहानों, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास जीवन पनपता है, बिना सूरज की रोशनी के। अरे वाह! एक तरह से देखो तो ये एलियन जीवन जैसा ही है, जो हमारे नॉर्मल नियमों से नहीं चलता। और उनके जीन्स वगैरह के बारे में कुछ पता चला? क्या वो हम जैसे धरती की सतह के जीवों से अलग हैं? शुरुआती जेनेटिक एनालिसिस ये इशारा करते हैं कि वहां मिलने वाले कुछ माइक्रोब्स के विकास का रास्ता, मतलब एवोल्यूशनरी पाथ, बिल्कुल अलग हो सकता है। हो सकता है वो किसी बहुत पुरानी वंशबेल, एंशिएंट लिनेज से जुड़े हों, जो धरती पर जीवन की शुरुआत के करीब हों। या फिर इतने एक्सट्रीम माहौल में ढलने के लिए उनमें खास तरह के जेनेटिक बदलाव आ गए हों, जो हमें जीवन की संभावनाओं के बारे में नई जानकारी दे सकते हैं। तो अभी क्या स्टेटस है लेक वोस्तुक का? रिसर्च कहां तक पहुंची है? अब और एडवांस टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं झील को स्टडी करने के लिए, जैसे रिमोट सेंसिंग और क्लीन ड्रिलिंग टेक्नोलॉजीज। लेकिन लेक वोस्तुक का ज्यादातर हिस्सा अभी भी अनछुआ है, अनजाना है। ये पहेली अभी भी सुलझनी बाकी है। इट्स ट्रू नेचर रिमेन्स वन ऑफ एंटार्क्टिका's ग्रेटेस्ट सीक्रेट्स। वाओ! लेक वोस्तुक तो सच में कमाल की जगह है। ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रह का इकोसिस्टम हमारी धरती पर ही मिल गया हो। इसके अलावा क्या अंटार्कटिका में और भी ऐसे असली वैज्ञानिक रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं? हाँ, बिल्कुल। अंटार्कटिका तो रहस्यों का खजाना है। एक तो है सब ग्लेशियल लेक नेटवर्क्स। अच्छा, और भी झीलें हैं? हाँ, वोस्टॉक सबसे बड़ी है, पर अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि बर्फ के नीचे ऐसी सैकड़ों और झीलें छिपी हुई हैं, और शायद ये झीलें आपस में नदियों या चैनल से जुड़ी हुई हैं। अरे बाप रे! बर्फ के नीचे पानी का एक पूरा छिपा हुआ नेटवर्क। ये नेटवर्क बर्फ की चादरों के मूवमेंट को और समुद्र के लेवल को कैसे प्रभावित करता है, ये भी अभी रिसर्च का बड़ा टॉपिक है। एक पूरा पानी का जाल बर्फ के नीचे। अच्छा, और वो लाइट्स का क्या जो वहां दिखती हैं? ऑरोरा? हाँ, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी सदर्न लाइट्स। ये नॉर्दर्न लाइट्स का दक्षिणी जुड़वा भाई है। अंटार्कटिका में इनका नज़ारा अद्भुत होता है। इनके रंग, इनके आकार, इनका व्यवहार, ये हमें धरती के मैग्नेटिक फील्ड और सूरज के बीच के कनेक्शन के बारे में बहुत ज़रूरी सुराग देते हैं। कभी-कभी तो बहुत अजीब और अनएक्सप्लेन पैटर्न भी दिखते हैं इनमें। और मैंने वहां उल्कापिंड मिलने के बारे में भी सुना है, मीटियोराइट्स। यस, बिल्कुल। अंटार्कटिका उल्कापिंड खोजने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। सोचो, सफेद बर्फ की विशाल चादर पर काले पत्थर कितने आसानी से दिख जाते होंगे। हाँ, सही बात है। और वहां के सूखे ठंडे मौसम में वो हजारों लाखों सालों तक सुरक्षित रहते हैं, खराब नहीं होते। वैज्ञानिकों को वहां हजारों उल्कापिंड मिले हैं। कुछ तो मंगल ग्रह से आए हैं, कुछ एस्टेरॉइड से। ये हमें हमारे सौरमंडल के बनने और उसकी शुरुआती कहानी के बारे में बेशकीमती जानकारी देते हैं। अच्छा, और ओजोन होल, वो भी तो अंटार्कटिका के ऊपर ही है ना? उसका क्या रहस्य है?
हाँ, अंटार्कटिक ओजोन होल ये एक असली पर्यावरणीय चुनौती है और एक तरह का रहस्य भी। वैज्ञानिक इसका मुख्य कारण तो समझ गए हैं, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नाम के केमिकल्स जो पहले स्प्रे कैन और फ्रिज वगैरह में इस्तेमाल होते थे। हाँ, CFCs। उन्होंने ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन ये छेद इतना बड़ा क्यों बना, इतने लंबे समय तक क्यों बना हुआ है और ये पूरी तरह कब और कैसे ठीक होगा, इसके जो बारीक पहलू हैं वो अभी भी जटिल है और एक्टिव रिसर्च का हिस्सा है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, अंटार्कटिका के फॉरबिडन जोन की कहानियों में कुछ सच्चाई हैं, जैसे वो मिलिट्री प्रभाव वाले बेस या प्रतिबंधित रिसर्च साइट्स। फिर कुछ बिल्कुल कोरी कल्पना है, जैसे वो पिरामिड वाली कहानी। और फिर हैं असली दिमाग घुमा देने वाले वैज्ञानिक रहस्य, जैसे लेक वोस्टॉक और वहां का संभावित जीवन। सही समझा मैंने? बिल्कुल सही समझा, एकदम परफेक्ट सार है ये। वहाँ असली पाबंदियां हैं जो जियोपॉलिटिक्स और साइंस दोनों से जुड़ी हैं। वहाँ असली रहस्य हैं जो विज्ञान की सीमाओं को आगे धकेल रहे हैं, और वहाँ कोरी कल्पनाएं भी हैं जो हमारे दिमाग को पकड़ लेती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अंटार्कटिका की जो असलियत है, उसके छिपे हुए इकोसिस्टम्स, उसके अजीबोगरीब जीव, उसकी प्राचीन बर्फ में कैद मौसम का इतिहास, ये सब किसी भी बनाई हुई कहानी से कहीं ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी है। ये बात तो बिल्कुल सही है, हकीकत ही सबसे बड़ा फसाना है। तो आज सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं हम। बर्फ के नीचे पिरामिड खोजने से ज्यादा दिलचस्प क्या ये सोचना नहीं होगा कि लेक वॉस्टॉक जैसे चरम वातावरण में अगर जीवन मिलता है तो वो हमें ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावनाओं के बारे में क्या इशारा दे सकता है, या फिर उस मोटी बर्फ की गहराइयों में हमारे ग्रह के मौसम का कौन सा प्राचीन राज दबा हुआ है जिसके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का ये रहस्य पसंद आया होगा। ऐसी ही और बातों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैंटम दास्तान को।